करते हैं कि और स्पेशल गेस्ट को अपने शो में शामिल करते हैं। आनंद शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे प्रूडेंशियल एएमसी के पीएमएस बिजनेस के सीआईओ है। आनंद, गुड मॉर्निंग। स्वदेश पे स्वागत है आपका। बाजार के इस समय माइंड पे क्या वरीज हैं आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा क्वेरीज आपको क्या आ रही हैं? इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल या ग्रोथ? कल ग्लोबल ग्रोथ भी बहुत शार्पली कट किया वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन उससे तो फिर कमोडिटी प्राइस नीचे आने चाहिए, क्रूड नीचे आने चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार की जो चिंताएं हैं? So I think very good morning to all your viewers too. तो आज बड़ी चिंता अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली कि काफी स्टिमुलस हो गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, बोथ फिस्कल और मॉनेटरी साइड से, सेंट्रल बैंक्स के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से काफी स्टिमुलस हो गया है, जिसकी वजह से ग्रोथ डिसरप्ट नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ इतना बड़ा पैंडेमिक हो गया। ओवरऑल ग्रोथ आप देखेंगे तो एक्चुअली ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स फॉर द कॉर्पोरेट इंडिया हैज बीन द बेस्ट इन लास्ट 2 years, सरप्राइजिंगली व्हेन द टाइम्स वर द मोस्ट टफ। सो ये जो सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने, इसका विड्रॉल वी विल हैव टू फेस, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट था, तो ये धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। एंड टू दैट एक्सटेंट थोड़ा बहुत पैसा वापस फिक्स्ड इनकम में जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा वापस इक्विटी से निकल के, क्योंकि आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स, यूएस 10 ईयर के इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो रिलेटिवली बॉन्ड मार्केट इंडिया में भी ऊपर जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव। सो टू दैट एक्सटेंट थोड़ा लिक्विडिटी मूवमेंट फ्रॉम इक्विटी टू फिक्स्ड इनकम हो सकता है। And to that extent, overall, जो sentiment of the equity markets is concerned, वो थोड़ा soft है, especially in the US markets, जहाँ पे सबसे ज्यादा interest rate hike के focus है। पॉइंट आनंद, ये बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि पुराने इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, आपने बहुत लंबा समय बाजार में बिताया है, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, ग्रोथ के चैलेंज इन्वायरमेंट में इक्विटीज यूजुअली कैसा परफॉर्म करती हैं और क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है? स्टे पुट स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है या डिफेंसिव की तरफ टिल्ट ज़्यादा बेटर रहता है? और इसमें इंडिया एक थोड़ा आउटलायर इसलिए भी है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट साइकिल स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर हम 7.25 भी करते हैं नेक्स्ट ईयर, तो एशिया में बेस्ट ग्रोथ होगी। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे पर्सपेक्टिव में रखेंगे? तो सबसे पहले आपको समझना है, वी आर टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इक्विटी मार्केट के लिए मायने रखती है, इज ग्रोथ। तो आज तो वर्ल्ड का प्रॉब्लम है कि ग्रोथ जाता है, इन्फ्लेशन जाता है। सो ग्रोथ इज अ वेरी गुड न्यूज, एंड टू दैट एक्सटेंट हम जब हिस्टोरिकली पिछले साइकिल्स में भी जब हम रेट हाइक का साइकिल देखे हैं, उस समय में इन द इनिशियल राउंड्स ऑफ द रेट हाइक एक्चुअली द equity markets remain supported. So equity markets के लिए the last rate hike is more important. वही बात हम अगर फिक्स्ड इनकम की करेंगे, जो डेट मार्केट की करते हैं, तो उसमें फर्स्ट रेट हाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट रेट हाइक से लास्ट रेट हाइक तक फिक्स्ड इनकम में चैलेंजेस रहते हैं, जबकि इक्विटी मार्केट विल रिमेन सपोर्टेड। इट इज द लास्ट रेट हाइक। लास्ट रेट हाइक का मतलब क्या है कि जब आप इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ा देते हो कि ग्रोथ बिकम द चैलेंज, that is when actually the equity markets sort of suffers. So to that extent, initial rounds of rate hike, चाहे US Fed हो गया या Indian RBI हो गया, if you see उनके statements, उनके evaluations अगर आप देखेंगे, they are saying growth should not get derailed. So they are watching and they are actually to some extent behind the curve. जो हम बोलते हैं कि वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, रेट हाइक थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था, ज्यादा हो जाना चाहिए था, ताकि इन्फ्लेशन ना हो। सो वी लाइक ग्रोथ बट वी डोंट लाइक इन्फ्लेशन, एंड टू दैट एक्सटेंट वी वांट इंटरेस्ट रेट हाइक्स सच दैट ग्रोथ इज नॉट डिरेल्ड। ग्रोथ अपने इकोनॉमिक रिकवरी है, वो चलती रहनी चाहिए, जबकि इन्फ्लेशन सॉफ्टन होना चाहिए। आई थिंक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशियल रेट हाइक्स। इक्विटी मार्केट को कब वरी करना चाहिए? जब रेट हाइक इतना हो जाए कि आपका ग्रोथ ही डिरेल हो जाए। आई डोंट थिंक वी आर एट दैट स्टेज टुडे। आई थिंक आज की वरी जो मार्केट्स की है वो ज्यादा करके इन्फ्लेशन है। कमिंग टू इन्फ्लेशन, दैट इज अनदर प्रॉब्लम एंड दैट इज अनदर थिंग विच बोथ आरबीआई एंड यूएस फेड एड्रेस करने की ट्राई करे कि कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जाए। वहां पे भी इक्विटी मार्केट इन द फर्स्ट राउंड, जब इन्फ्लेशन बेनाइन होता है, इन्फ्लेशन जो 5-6% इंडिया में रहेगा, इज नॉट अ बैड थिंग। इक्विटी मार्केट के लिए
चिंता का विषय होता है डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन इज अ स्मॉलर प्रॉब्लम. काफी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, वो इक्विटी के लिए नेगेटिव होता है. तो आई थिंक आज अगर मैं इक्विटी मार्केट पे व्यू लेना चाहूँ तो आई थिंक वी स्टिल रिमेन कंस्ट्रक्टिव, बट इट इज सिलेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव. So ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट इज वेरी कंफर्टेबल ऑन वैल्यूएशंस. नो, दैट इज नॉट द ट्रुथ. बट देयर आर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट which are still looking very attractive from valuations and the growth perspective. आनंद, एक छोटी सी चीज़, जैसे इन्फ्लेशन से जुड़े आप बात क्लियर कर रहे हैं अभी ना, अजय ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर को छेड़ा था, वो था ऑटो सेक्टर्स. मैं ये बात थोड़ा गलत भी कह सकता हूँ, आप मेरे को ज़रा करेक्ट कीजिएगा. होता क्या है ना कि मार्च के मंथ में टिपिकली सभी लोगों के इंसेंटिव्स ये सब चीज़ें आने लगती हैं, पूरे साल भर का पैसा रुक के आने लगता है. मैं कल जब आईपीएल का मैच देख रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा जो ऐड आ रही थी ना, वो गाड़ियों की आ रही थी कि पुरानी गाड़ियाँ खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, मेरे को इंक्रीमेंट मिल रहा है ऐसा. तो मैं ये मान के चलूँ कि सीजनल जो प्ले होता है ऑटोस का, वो तो होगा ही. ये जो बीच में आता है गाड़ियों का खरीदने का, या फिर हमारे पास जो इकट्ठा पैसा आता है, ये ऑटोस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा. तो मैं ऑटोस की तरफ थोड़ा ज़्यादा बुलिश हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ना प्राइस राइज किया है. ये मेरा क्वेश्चन प्राइस राइज से शुरू हुआ था एक्चुअली. So I think if you see, आप पिछले 15 साल में देखें, and particularly before 2018, 2017, काफी लंबा समय था, almost one decade, and the price rise in auto was very little. तकरीबन negligible price rise था compared to what inflation is, which was the best time for the auto markets. अभी क्या हो रहा है? The price rise is very stiff. At the same time, earnings is not everywhere. So जो K-shaped recovery की हम बात कर रहे हैं कि IT सेक्टर हो गया, to some extent banking, financial sectors हो गए, travel sector हो गया, airline sector हो गया. Somewhere the earnings recovery is there, salary improvement है, जिसका फायदा हम देखेंगे तो in pockets of the market, real estate में दिख रहा है. Real estate is looking up. Obviously auto will also in some segments, जैसे SUV segment हो गया है, जहाँ पे very positive है. तो urban climate of earnings and income was very good. I think what is challenging today for auto market and in general for the economy has been the rural India. So rural India में income का थोड़ा stress था. Hopefully as we progress this year, again some events have happened globally जहाँ पे food prices are improved, wheat prices improved, cotton prices have improved, sunflower. So मेरा मानना है even agricultural income in coming Kharif and Rabi season should look up, and that should further support the consumption power. So I don't think India with its 1.3 billion population would have a challenge of consumption. The challenge for the auto companies is threefold. One, EV. I don't know which company will win in the EV segment and whether all the companies are prepared for the EV. Second is inflation. The price inflation in steel, in aluminum, in every commodity is very difficult for auto companies to pass on at one shot. So by the time वो एक price hike लेते हैं और उनका commodity pressure further बढ़ जाता है. So I think for auto that's another challenge. And the third is obviously petrol and diesel price, which makes affordability that much more difficult for the end consumer. So ये तीन challenge है अभी. Hopefully as some situation in Europe stabilizes, we will look forward to कहीं crude थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा metal prices कम हो जाए, तब जाके ऑटो को थोड़ी राहत मिलेगी. बट अभी तो उनको तीन तरफ से ब्लो हो रहा है: टेक्नोलॉजी शिफ्ट, कमोडिटी प्राइसेस एज वेल एज ऑयल प्राइसेस, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इंटरेस्ट रेट भी थोड़े बढ़ने चालू हो गए, विच विल आल्सो बी लिटिल बिट नेगेटिव फ्रॉम द फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ब्रीफली बताया कि आपको कुछ पॉकेट्स हैं मार्केट की, वो काफ़ी अच्छी लग रही है वैल्यूएशंस पे. कहाँ पे लास्ट कुछ हफ्तों में आप अपना एक्सपोजर बढ़ाते आए हैं? आई थिंक पिछले एक साल से एक डेढ़ साल से हमारा फोकस हैज बीन मोर ऑन B2B बिजनेसेस. सो आप देखेंगे तो पिछले 10-15 साल B2C कंपनीज जो कंज्यूमर के नजदीक, जैसे ऑटो कंपनी हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, पेंट्स हो गए एंड ऑल दैट, वी आर डूइंग वेरी वेल. क्योंकि चाइना वाज एक्सपोर्टिंग डिफ्लेशन टू द वर्ल्ड, तो उनके इनपुट प्राइस वाज वेरी सॉफ्ट, जबकि consumer was doing okay, so they were able to do 3-4% price hike and expand the margins
get good volumes also. I think what has changed in last 3-4 years is China's focus on pollution, China's focus more on services industries, the salary cost increasing in China, and more recently because of the supply chain disruption, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफी फायदा हुआ है. देयर प्राइसिंग पावर इज इम्प्रूव्ड. चाइना से जो डिफ्लेशन एक्सपोर्ट हो रहा था आज इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट हो रहा है. आप कमोडिटी केमिकल्स देख लीजिए, मेटल प्राइसेस देख लीजिए, हर जगह चाइना का जो डंपिंग था, क्योंकि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी मैन्युफैक्चर करते थे, चाहे टायर मैन्युफैक्चर करते थे या सेफ्टी पिन करते थे, हर जगह से आपको चाइना का कंपटीशन मिल रहा था. ये अभी आप नेक्स्ट डिकेड अगर देखेंगे, नेक्स्ट 5 साल 10 साल देखेंगे, ये इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. सो मेरा मानना है दैट मैन्युफैक्चरिंग विल डू एक्सट्रीमली वेल इन इंडिया इन नेक्स्ट 3 to 4 years एटलीस्ट, एंड मे बी लॉन्गर. काफी फोकस भी है गवर्नमेंट का. प्लस अगर हम 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की बात करें और उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने की बात करें, वी कैन नॉट बाईपास मैन्युफैक्चरिंग. So I think manufacturing is looking up very well from the macro perspective, from the Chinese competition perspective. Manufacturing globally is doing very well. On top of it, China plus one है, क्योंकि world wants an alternative to China, world wants an alternative to Russia. In terms of कौन वो चीजें बना सकता है, वहाँ पे India is very favorably placed with low cost manpower and abundant capability of learning. वो तो इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट कर ही दिया है. हम आईटी एक्सपोर्ट्स में काफी आगे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में हम काफी पीछे हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग इज लुकिंग अप वेरी वेल. और एक जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स साइकिल था, जो पिछले तकरीबन 2010 के बाद से हमने काफी स्लो डाउन देखा है, दैट इज ऑल्सो नाउ लुकिंग अप. काफी डिले हो गया है. हम कब से बात कर रहे थे कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर केपेक्स टेक ऑफ होना चाहिए, बट काफी केपेक्स अनाउंसमेंट बाय स्टील कंपनीज, बाय सीमेंट कंपनीज, in solar power, so whichever way, even chemical companies, we are seeing a lot of capex cycle also. So both manufacturing and manufacturing related capex जो private sector में होगा, उनको जो companies benefit करेंगे उनसे, वहाँ पे भी valuations और growth prospects both are overall looking attractive. ऑलराइट आनंद, मॉर्निंग. प्रियंका यार, एक आपने जिस तरह से चाइना प्लस थीम की बात कही, आपको रियल एस्टेट पैक किस तरह से दिखता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी? क्योंकि रियल एस्टेट स्टॉक्स की आप बात की जा रही थी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे, और अगर आप एक लेटेस्ट रिपोर्ट की भी बात माने तो लगभग पीई इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज जो है वो रियल एस्टेट स्पेस में इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 में ही आपको एक रिकॉर्ड लेवल्स पर देखने को मिले हैं. किस तरह से देखते हैं आप रियल एस्टेट स्पेस, रियल एस्टेट स्टॉक्स, क्या यहाँ पर आपकी नजर है? I think जैसे मैंने पहले बताया, in the pockets of the markets, real estate is looking up. Particularly IT sector में काफी salary increases हुए हैं, तो affordability has improved. Overall, real estate prices have also not moved very much. पिछले 5 साल में तकरीबन most of the major markets जो है इंडिया में, वहाँ पे real estate prices have been stagnant. Home loan rates have come down. Most importantly, during the pandemic, people have appreciated to have an additional room, जैसे work from home, hybrid work from home, hybrid from office. These all events have made people appreciate larger houses. So एक extra bedroom, एक spare bedroom का भी importance बढ़ते जा रहा है individual कर्ज पे. So जहाँ affordability improve हो रहा है and the supply is reasonable so that inflation ज़्यादा ना हो, prices should not go up significantly. Most of pockets of the market are doing very well. Volume growth is looking good. Sales is looking up. So no doubt, आपका reading सही है कि real estate market in the pockets like Bangalore, Hyderabad, Chennai is looking up already. Having said that, I think एक ये ध्यान में रखना पड़ेगा because of the rising commodity prices, coal हो गया, coking coal हो गया, steel, cement. I think वो थोड़ा बहुत input pressure भी आएंगे companies को. So ये ध्यान में रखना पड़ेगा because the ability to push price hike will be different for the different players. आपकी brand कितनी strong है उसके basis पे होता है. Plus depending on the markets you are in. तो some markets में pricing power है, some markets में pricing power नहीं है. And to that extent, this rising input cost, आप कोई भी चीज देख लीजिए, टाइल्स
सैनिटरी वेयर, सीमेंट, स्टील, सब कुछ काफी महंगा होते जा रहा है. सो दैट्स अ नेगेटिव फॉर दिस रियल एस्टेट कंपनीज. राइट. आनंद, आपने कमोडिटी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन थोड़ी ट्रिम की है क्या लास्ट कुछ महीनों में? क्योंकि एक व्यू ये भी आ रहा है कि शायद कमोडिटी प्राइसेस ये लेवल पे सस्टेन ना हो पाए. हालांकि वॉल्यूम अच्छे रहेंगे, डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन शायद प्राइसेस सस्टेन ना करें. इसको आप कैसे प्ले कर रहे हैं? So within commodities, I think we still like metals as a space. और अगर आप I agree with many of market participants who believe metal prices should fall from here. Obviously, these are decadal high metal prices. But when you study the entire global markets, and especially after the war that is there in the Europe, the metal supply from Russia, Ukraine, and even the rest of the Europe is diminishing by the day. The energy prices have gone up in Europe. So Europe में energy price काफी ऊपर चले गए, तो metal cost has gone up, energy availability is an issue. So हम अगर demand supply की बात करेंगे तो सबसे बड़ा demand and supply is in China. और China is balancing its both demand and supply. तो वहाँ पे भी supply reduction है, to the extent there is also a demand reduction. But in the rest of the market outside China, particularly Russia, Ukraine, and Europe, is a large producer of metal. And also Europe is a very large importer of metal from Russia and Ukraine. And to that extent, the demand supply situation, there is a lot of supply disruption at this point of time. So the metal prices can stay higher for longer. Having said that, cyclicality leaving aside the cyclicality and the short-term movement in the metal prices, I think हमारा मानना है internally that structurally in manufacturing, the margins in the next decade should be higher than the previous decade. In the last 10 years, इतना intense competition था, इतना intense price competition था from China, that generally manufacturing, including commodities and metals, were making suboptimal profit. उनके ROE काफी कम थे. Hardly they could recover the cost. We have seen a lot of NPAs in steel and aluminum. वहाँ से I think there is a structural shift where the competition from China is receding. And to that extent, structurally manufacturing will have a newer orbit in terms of profitability. I think that is to be kept in mind. So while metal prices can correct in the short term, our belief is that for a few years ahead, the stable commodity prices will be higher than what they were in the previous decade. ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आनंद आज हमें समय देने के लिए और इन तमाम सारे सवालों पर हमारे व्यूअर्स तक ये व्यूज पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नाइस डे. माय प्लेजर. थैंक यू. आप बात कर